भारत में जाति केवल एक पहचान नहीं है, यह राजनीति की सबसे पुरानी और सबसे ताकतवर चाबी रही है। लेकिन अब इतिहास बदलने जा रहा है। पहली बार सरकार ने ऐलान किया है कि अगली जनगणना में जाति आधारित आंकड़ों को आधिकारिक तौर पर जोड़ा जाएगा। यह फैसला न सिर्फ समाज के ताने बाने को प्रभावित करेगा, बल्कि भारत की राजनीति, नीतियों और आरक्षण व्यवस्था की दिशा भी तय करेगा। क्या यह कदम समाज में पारदर्शिता लाएगा या एक नई सियासी लड़ाई की शुरुआत करेगा? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे जाति जनगणना का पूरा सच, इसका इतिहास, राजनीति और हमारे भविष्य पे इसका असर। मैं हूं सुद्धि और आप देख रहे हैं क्रॉनिकल ऑफ सोसाइटी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, पर उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाजपा का जाति जनगणना पर अचानक रुख बदलने के पीछे का उद्देश्य। भाजपा ने जाति जनगणना पर अपना रुख इसलिए बदला है क्योंकि यह महज आंकड़ों का सवाल नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, संसाधन बंटवारे और चुनावी राजनीति का सीधा मुद्दा बन चुका है। अब तक जनगणना और जाति जनगणना के टालने से जिन समूहों को राजनीतिक और आर्थिक लाभ मिलते रहे, वे इस प्रक्रिया के खिलाफ रहे। लेकिन बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना जैसी जगहों पर हुए सर्वे और विपक्ष के जितनी आबादी उतना हक जैसे नारों ने भाजपा को ये एहसास करा दिया कि अगर वो जातिगत आंकड़ों से दूर रही तो उसका बड़ा ओबीसी और ईबीसी वोट बैंक खिसक सकता है। साथ ही देश में न सही जनसंख्या डाटा होने से नीतियां, बजट एलोकेशन और वेलफेयर स्कीम्स भी अधूरी पड़ रही है। भाजपा इस फैसले से विपक्ष का एजेंडा छीनना, ओबीसी समुदाय का विश्वास पाना और आगामी चुनावों के लिए मजबूत सामाजिक इंजीनियरिंग का आधार बनाना चाहती है। यानी यह कदम न सिर्फ डेटा की पारदर्शिता के लिए है, बल्कि राजनीतिक रणनीति और सामाजिक संतुलन साधने का भी एक सटीक प्रयास है। क्यों जरूरी है जाति जनगणना कराना और इसके क्या फायदे हैं? तो अक्सर पाकिस्तान को एक फेल्ड कंट्री के तौर पर दिखाने के लिए जो तर्क हम लोग दिया करते थे, वह तर्क ये था कि देखिए, यह देश नियमित तौर पर अपनी जनगणना नहीं करवा पाता है, क्योंकि जब हम वास्तविक समूहों के वास्तविक नंबर को सामने लेकर आते हैं तो अलग अलग समूहों का अलग अलग अवसरों पर हिस्सेदारी का सवाल उठता है। साल 2000 की बात है, आज से लगभग 25 साल पहले, जिस समय 2001 की जनगणना की तैयारियां चल रही थी और इस जनगणना के दौरान बेघर लोगों की जनगणना की जानी थी। ऐसे लोग जिनका कोई ठिकाना नहीं था, जिनके पास कोई घर नहीं था। अब उनके साथ दिक्कत ये थी कि आप उनको 2 बार गिनने की गलती कर सकते थे। आज वो यहाँ हैं तो कल वो कहीं और। इसलिए नियम यह होता था कि उनको पूरे देश में बेघरों की जनगणना एक ही दिन, बल्कि दिन भी नहीं, रात में होती है, 8 बजे से सुबह 3 बजे या 4 बजे तक। तमाम जनगणना, जिनमें अधिकांश अधिकारी महिलाएं और पुरुष हैं, अलग अलग, जिन्हें असुरक्षित भी कह सकते हैं, रात में जगहों पर जाकर इन बेघर लोगों से बातचीत करते हैं और उनका डेटा लेते हैं। ये बात थी 2000 की। उसके बाद 2011 की जनगणना होती है, लेकिन 2021 की जनगणना नहीं होती है। जनगणना, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है, सेंसस की एक्सरसाइज बहुत क्रूशल है बजट एलोकेशन के लिए, नीति निर्माण के लिए, और अगर कोई अर्मिस्टिस लिए जाने हैं, कुछ वंचित वर्ग हैं, उनको सहायता देने के लिए। और 1811 तक इस देश में तमाम स्थितियों के बावजूद लगातार जनगणना हुई। 2021 की जनगणना अब तक ना हो सकने के बाद शायद हम अपने देश के लिए भी यही महसूस करना शुरू कर चुके होंगे। यह सही है कि 2021 की जनगणना शुरुआत में ना होने की वजह जो है वह कोविड-19 माना गया है। और सही बात है, उस समय कई अमेरिका, कनाडा शामिल हैं जो अपनी जनगणना को समय से नहीं करवा पा रहे थे। लेकिन उसके पश्चात इनमें से अधिकांश देशों ने अपनी जनगणना करवा ली और भारत अभी तक यह नहीं जानता कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग आयु वर्ग में, अलग अलग समूहों में कितनी संख्या है भारतीय नागरिक की, और कुल मिलाकर भारत की जनसंख्या में क्या स्थिति है। हमारे पास यह डेटा नहीं है, हम केवल स्पेक्यूलेटिंग कर रहे हैं। जनगणना एक सर्वेक्षण मात्र नहीं है। सर्वे में हम एक छोटे समूह को गिनते हैं और उसके बाद विभिन्न सांख्यिकीय औजारों से उन्हें बढ़ाकर पूरी स्थिति समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जनगणना एक सर्वे होने की जगह एन्यूमरेशन होता है, यानी कि वास्तविक गणना की जाती है। यह जनगणना का ना हो पाना इस देश में कई डरावनी चीज़ों की तरफ इशारा करता है। अगर आप इसकी राजनीतिक स्थिति को समझने की कोशिश करें तो आप जानते हैं कि कई महत्वपूर्ण वजह हैं जिनकी वजह से यह आरोप लगाया जाता है कि वर्तमान सरकार जनगणना को क्यों डिले कर रही है। एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष जाहिर है कि इससे जुड़ा हुआ है
और इस समय एक बड़ा राजनीतिक सवाल है। अगर आप देखें तो भाजपा को छोड़कर लगभग हर राजनीतिक दल ने इस चीज पर अपनी राय व्यक्त की है, मांग की है, और यह है कास्ट सेंसस का सवाल कि यदि जनगणना होनी है, क्योंकि होनी ही है और होनी ही चाहिए, किसी भी देश की सामान्य राज्य व्यवस्था को चलाए रखने के लिए जनगणना आवश्यक है, तो इसके साथ कास्ट सेंसस जाति जनगणना भी हो, जो कि अब बीजेपी ने इसके लिए हामी भर दी है और उन्होंने कास्ट सेंसस को कराने का फैसला किया है। बहुत से लोग बार बार कहते हैं कि जाति जनगणना इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि जाति जनगणना का राजनीतिक इस्तेमाल संभव है। यदि जाति जनगणना राजनीतिक इस्तेमाल संभव है तो क्या जातिगत जनगणना न होने का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं हो रहा है? आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि यदि हम एक ऐसी स्थिति में हैं जिस स्थिति में लोगों को गिनकर उनके वास्तविक संख्या आने के राजनीतिक इस्तेमाल का भय है, तो इसका मतलब है कि इस समय न गिनने से होने वाला जो लाभ है उसके वजह से बहुत से लोग इस जातिगत जनगणना के खिलाफ हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो यह जनगणना जिसमें पूरा डेटा होगा, यह देश की न केवल पॉलिटी को, देश की न केवल वेलफेयर मेजर्स है, बल्कि इस मामले में देश में अलग अलग समूहों की हिस्सेदारी का अवसरों और संसाधनों में मददगार हो सकती है। तो चलिए एक वेलफेयर मेजर्स की बात करते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो एक पर्टिकुलर आर्थिक स्थिति से कम स्थिति में रहने वाले लोगों के लिए फूड सिक्योरिटी देने, यानी कि अलग अलग योजनाओं से उन्हें सस्ता या मुफ्त अनाज देने की बात करता है, और देश में पिछली आबादी के आधार पर इस समय लगभग 80 करोड़ लोगों को यह सहायता पहुंचाई जा रही है। लेकिन अगर आप जनगणना करेंगे तो पता लगेगा कि अब आपकी आबादी 121 करोड़ नहीं है। अधिकांश आकलन कहते हैं कि 140-145 करोड़ के बीच में कहीं है। तो ये जो अतिरिक्त आबादी बढ़ी तो इन लोगों को मिलने वाली फूड सिक्योरिटी और इनकी वजह से बढ़ने वाला कॉस्ट एलोकेशन प्रभावित हो रहा है। अगर हमारे पास सही आंकड़े होंगे तो हमें पता होगा कि ये जो एलोकेशन है ये बढ़ाने की ज़रूरत है, या कुछ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं और एलोकेशन कम करने की आवश्यकता है। लेकिन दरअसल हमारे पास डेटा है ही नहीं, और ध्यान दीजिए कि हमारे पास क्रेडिबल डेटा अधिकांश मामले में अभी तक उपलब्ध नहीं है, जबकि डेटा हम जानते हैं कि वर्तमान में राजनीति के लिए भी और समाजशास्त्र के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय संगठन और भारत से आने वाले आंकड़े को संदेहास्पद कैटेगरी में रखते हुए कहते हैं कि यह ट्रस्टवर्दी डेटा नहीं है, और डेटा कलेक्शन की सबसे बड़ी एक्सरसाइज हमारे पास यहाँ इंतजार कर रही है। यहाँ डेटा कलेक्शन की एक्सरसाइज तत्काल पूरी होनी जरूरी है, और यह मामला केवल जाति का नहीं है। अलग अलग जनजातियाँ, अलग अलग ट्राइब्स, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, धार्मिक समुदाय इत्यादि, इन सब को लेकर जो अलग किस्म का प्रोपेगेंडा पूरे देश में चलता है, इस प्रोपेगेंडा का उत्तर सही स्वच्छ किस्म के डेटा से दिया जा सकता है, जो कि दरअसल जनगणना से हासिल होगा। इसीलिए हमें समझना चाहिए कि एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर इस देश को तत्काल जनगणना की आवश्यकता है। मुझे नहीं लगता कि अब कोई स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ कारण है जिस वजह से एक्सरसाइज आज से 2 साल पहले ही शुरू क्यों नहीं कर दी गई। अब तक हमारे पास आंकड़े होने चाहिए थे, पर यह अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने कास्ट सेंसस कराने का फैसला दिया है, क्योंकि इससे हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था में सुधार लाने में बहुत मददगार होगी। कंक्लूजन, जाति जनगणना कोई राजनीतिक का खेल नहीं है, यह हक है और पहचान की बुनियाद है। जब तक सही आंकड़े नहीं होंगे, नीतियां अधूरी और न्याय अधूरा रहेगा। अगर हम सच में एक समान, समावेशी और मजबूत भारत चाहते हैं तो सच्चाई को आंकड़ों में दर्ज करना जरूरी है। जाति जनगणना डर से नहीं, भरोसे से करानी चाहिए, ताकि हर किसी को बराबरी का हक मिल सके। आप सोच के कमेंट में बताइएगा कि आपकी क्या राय है। क्या भारत जैसा विशाल देश, जो कि संभवतः दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है, उसे ये पता होना चाहिए कि उसकी आबादी कितनी है? उसे ये पता होना चाहिए कि नहीं कि उसकी आबादी में बच्चों की संख्या कितनी है, उसकी आबादी में स्त्रियों की संख्या कितनी है, उसकी आबादी में अलग अलग समूहों की संख्या कितनी है, अलग अलग जातियों, जनजातियों और भाषिक समुदाय की संख्या कितनी है। यदि आपको लगता है कि पता होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से हमें इस सवाल को उठाना चाहिए कि हमें तत्काल जनगणना, जिसमें जातिगत जनगणना शामिल है, उसे तुरंत कंडक्ट किए जाने की जरूरत है। तो इसी सवाल के साथ वीडियो को एंड करते हैं, और अगर आपको मेरा ये एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोज को मिस ना करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।